हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू के अंदर आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और साथ साथ में उनके क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं, कई कहते हैं कि भाई आप टॉपिक से पहले क्वेश्चन कराओ, कई कहते हैं बाद में। तो पहले भी विजिबल होगा क्वेश्चन, आपको वहाँ पे पॉज करके अपना आंसर निकाल सकते हो और बाद में भी दोबारा वो क्वेश्चन आएगा। जिसने वीडियो अपना टॉपिक देख के उसके बाद उसको सॉल्व करना है, वो बाद में सॉल्व कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। एक तो देखो ये टॉपिक आया था, ठीक है जी, द हिंदू के अंदर आज। तो यहाँ पे लेकिन डेटा के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, ईयर के अंदर इन्होंने डाली हुई, और किसी न्यूज़पेपर में खास इसके ऊपर बात हुई नहीं। तो एक दो दिन की वेट करते हैं कि भाई और न्यूज़पेपर क्या है इसके बारे में, क्या सेम डेटा आता है या कुछ चेंज आता है, तो उसके बारे में इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वो दोस्त जो पहले करना चाहते हैं पॉज करिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, सेंटर नोटिफाइज गाइडलाइन ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग। ओके, तो यहाँ पे पहले बेसिक को देखते हैं, अदरवाइज आपको ये रूल नहीं समझ आएंगे। दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, बहुत ज़्यादा अगर आप देखोगे सीवरेज वगैरह उसके अंदर अपना जैसे चेन्नई वगैरह सिटी है, वहाँ पे तो फ्लड आ जाता है पूरा। तो प्लास्टिक की एक प्रॉब्लम तो है, इसके ऊपर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है कि किसी न किसी तरीके से जो प्लास्टिक से लिंक होता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2011 के अंदर हम रूल लेके आए, लेकिन उस टाइम पे रूरल एरिया के बारे में कुछ खास बात नहीं की। उसके बाद 2016 के अंदर रूल लेके आए, यहाँ पे रूरल एरिया को हमने इंक्लूड किया। यहाँ पे लोकल बॉडी और ग्राम पंचायत को कुछ काम दिए गए। लोकल बॉडी को बोला कि आप सेग्रीगेशन करो, है ना, कि अलग अलग जो उसकी सेग्रीगेशन होती है वेस्ट की, वो कीजिए। सिमिलर रोल जो है वहाँ पे पंचायत को भी ये दिया गया। उसके बाद 2016 रूल के अंदर ही एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, उसने कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर भेजा है, तो उसको रिसाइकिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। या अलग अलग मेथड है, वो खुद भी कर सकता है, या वो म्यूनिसिपल को उतना शेयर दे दे, है ना, पैसे वगैरह। तो उस हिसाब से इन्होंने ये बनाया गया। उन्होंने बोला कलेक्टिंग बैग सिस्टम विद इन 6 मंथ होगा। फिर इन्होंने बोला जो कैरी बैग है उसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं 40 से 50 माइक्रोन। होता क्या कि कैरी बैग की जैसे थिकनेस बढ़ेगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और जैसे कॉस्ट बढ़ती है तो दुकान वाले क्या करते हैं कि ठीक है जी, आपको कैरी बैग अगर लेना है तो 1 रुपये एक्स्ट्रा दो, है ना, या कुछ 2 रुपये। तो उससे कैरी बैग जो है वो कम बिकने शुरू होंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए 40 रुपये केजी यहाँ पे शुगर मिल रही है, तो अगर कैरी बैग का 1 रुपया है तो वो शुगर का प्राइस ही 41 रुपीज़ कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपना उल्टा सिस्टम चलता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं बोले 2018 के अंदर अमेंडमेंट रूल्स आए, इन्होंने थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की। पहले क्या था, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। अगर आपने देखी होगी जैसे टूथपेस्ट की जो आउटर कवरिंग आती है ना, जिसके अंदर रैपर के अंदर, वहाँ पे क्या होता है कि बाहर एक प्लास्टिक की शीट रहती है, बीच में उसका लोगो लगा होता है, अंदर आप देखोगे पेपर का वर्क होता है। तो अलग अलग शीट उसके अंदर वहाँ पे अटैच होती है, वो होता है मल्टी लेयर प्लास्टिक। हालांकि ट्रांसपेरेंट भी आता है, जैसे फूड पैकेजिंग, फूड के अंदर जो आप फूड खरीदते हो फ्रोजन वगैरह, वो तो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन अलग अलग उसके अंदर लेयर रहती है ताकि मॉइस्चर के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा वो बाहर से अगर आप नॉर्मल पॉलीथीन के अंदर उसी खाने को पैक करोगे तो वो इतना प्रिजर्व नहीं रह पाएगा। तो मल्टी लेयर प्लास्टिक का एक दुख ये है दोस्तों, इसको आप रिसाइकल करना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि अलग अलग लेयर हैं, वो अलग अलग तरीके का रिसाइकल डिमांड करती हैं। तो यहाँ पे पहले बोला गया था फेजिंग आउट मल्टी लेयर प्लास्टिक, सारे हम फेज कर देंगे, फेजिंग आउट कर देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला सिर्फ वही जो नॉन रिसाइकलेबल, वो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। जो रिसाइकलेबल हैं, जिसका एक जैसा मटेरियल होगा, उसको हम रिसाइकल कर लेंगे। प्राइसिंग का बात हुई थी 2016 के अंदर, मैंने ऑलरेडी बता दिया। 2018 के अंदर इन्होंने रिमूव कर दी। इसके अलावा मान लीजिए कोई ब्रांड ओनर है या कोई भी है ना, वो एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर काम कर रहा है, हरियाणा के अंदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वो रजिस्टर करवाएगा। उसके अंदर उसके बाद यूपी के अंदर काम कर रहा है तो वहाँ पे रजिस्टर कराएगा, पंजाब के अंदर कराएगा। हर एक जगह के ऊपर अलग अलग करवाना पड़ता था, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, 2018 के अंदर सेंट्रलाइज कर दिया कि आप सीपीसीबी के साथ सीधा करो, कोई आपको अलग अलग स्टेट के अंदर काम करने की बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो हुए कुछ रूल्स। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2021 के अंदर इन्होंने कैरी बैग का जो था, उन्होंने बोला 120 माइक्रोन तक इसकी थिकनेस इंक्रीज करेंगे। तो जो अभी अप्लाई इन्होंने बोला कि दिसंबर 2022 से हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी बैग की और थिकनेस इन्होंने बढ़ाने की बात की है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल जो स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कलेक्टिंग बैग सिस्टम, क्या उन्होंने उसको निभाया या नहीं निभाया, उसके लिए अलग से अब 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने रूल्स लेके आई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला, एक तो प्लास्टिक को कैटेगराइज किया, ये भी जरूरी है
है ना, क्योंकि अदरवाइज हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। कैटेगरी 1 के अंदर रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग रखी है, 2 के अंदर फ्लेक्सिबल मल्टीलेयर प्लास्टिक, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कैटेगरी 3 के अंदर मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकेजिंग, कैटेगरी 4 के अंदर प्लास्टिक शीट या उससे जैसा मिलता जुलता मटीरियल, तो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। इसके अलावा सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल, हमने ये पढ़ा कि सीपीसीबी के साथ आपको रजिस्टर करवाना है, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो एलिमिनेट कर दिए। अब इसके लिए सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल ले आए और इजी हो आपको रजिस्टर करवाना। तो यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर सीपीसीबी के ऊपर आप एनुअल रिटर्न भरो, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो ये सारा काम चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल होगी रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट, है ना, वो भी उसकी मिलेगी। अगर कोई टारगेट अचीव करता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सर्टिफिकेट सिस्टम भी गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा होगा। इसके अलावा टारगेट दिया गया Q1 का, कितना वेस्ट मैनेज करना है, लेकिन ये आपको इतना ध्यान रखना है 100% नहीं। यूपीएससी सीधा पूछती है 100% है या कुछ है ना, कि वो 100% इतने टाइम तक मैनेज करना नहीं, कुछ अमाउंट है लेकिन आपको टारगेट याद नहीं करने। ईपीआर को क्या टारगेट दिया गया, इंक्रीज टू 70%, 22-23 100% फ्रॉम 23-24 ऑनवर्ड, तो ये भी इंक्रीज की। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टर हैं, ब्रांड ओनर हैं, उनको भी रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, वो भी उसका टारगेट है। टारगेट आपको याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना कि अभी 100 नहीं है, ठीक है दोस्तों, फ्यूचर के अंदर 100 करेंगे। इसके अलावा पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूट करेगा वही उसका पैसा हर्जाना भरेगा, ठीक है जी। और ये एप्लीकेबल है बोथ प्री कंज्यूमर एंड पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेज, ठीक है जी। लोकल बॉडी को वही बातें की गई, लोकल बॉडी को कि आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है पहले आके, उनको भी लगता है कि वो हम हैं, ठीक है, तभी डिसेंट्रलाइजेशन अपनी चलती है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 अलाउ फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के ऊपर बात की, इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर आर्टिकल इसके ऊपर आता है। एज पर गवर्नमेंट प्लास्टिक वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, गवर्नमेंट अप्लाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री। 1 only, 2 and 3, 1 and 3, all of the above। द आंसर इज ऑल ऑफ द above। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अगर थोड़ा सा बेसिक पार्ट को टच किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है 2 रूल लगते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, तो इसीलिए उसके अंदर दोनों के अंदर ये डील करता है। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन है उनके लिए पहले करना चाहते हैं, दूसरे यहाँ पे सेंटर मूव्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। दोस्तों हमने रिसेंटली बायोरेमिडिएशन के बारे में पढ़ा था। बायोरेमिडिएशन क्या कि आपने जैसे ऑयल स्पिल हो गया, जब ये टॉपिक आया था तो उसके अंदर आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसा बनाया कि वो उसको खा जाए, है ना, तो ऑयल स्पिल को खा जाए या पोल्यूशन को कंट्रोल करे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने वायरस है, वायरस सिंथेटिक वायरस बना दिया, ठीक है, आपने उसका डीएनए को अरेंज किया और उसको क्रिएट कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन लाइफ भी ये क्रिएट कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ बात बाद में किसी ने की नहीं, क्योंकि अनएथिकल बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है। सिंथेटिक बायोलॉजी, अगर मैं देखूँ बायोफ्यूल क्रिएशन करनी है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएशन, हम इसके अंदर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जीन एडिटिंग है ना दोस्तों, जीन एडिटिंग भी सिंथेटिक बायोलॉजी से मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर फर्क है। ज़्यादातर सिंथेटिक बायोलॉजी की अगर मैं क्रूड डेफिनेशन करूं तो वहाँ पे क्या है कि आपको अरेंज करना है मटेरियल डीएनए का और पूरा जीनोम तैयार करना है। यहाँ पे क्या है, एडिट करते हो आप, छोटा सा एडिट कर दिया है ना, उसके अंदर एक स्पेस एडिट कर दी या कुछ कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके अंदर कोई डिजीज़ है या वो सारा दूर हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर जीन एडिटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर काम चलने की बात की है। 12th 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर एंड सिस्टम बायोलॉजी के ऊपर, जिसने बोला कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और फ्यूचर इसी का ही है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, वो हमारा बिल पास नहीं हुआ, जिसने इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाने की बात की थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखोगे रिसेंटली हमने जब पढ़ा था फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर जीएम क्रॉप्स, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई कॉटन वाला ठीक है, ब्रिंजल वगैरह ये हमारे अलाउ नहीं करते कि ये खाने की है, और जीन का क्या इम्पैक्ट होगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर हमें पता नहीं है। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू बायोलॉजी, रीडिज़ाइन करना, कुछ आपने बनाना है ना, डीएनए को आपने रीअरेंज करके जो बना सकते हो बना लो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक बायोलॉजी। तो एप्लीकेशन इमेंस है, बायोफ्यूल बना सकते हो, बायो मेडिसिन, बायो मटीरियल, इसके अलावा नॉवल केमिकल्स, फूड इंग्रेडिएंट, बायो सेंसर, बायो रेमेडीज, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसकी एक यहाँ पे कोई लिमिटेशन हमें देखने को मिलती नहीं है। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल है जैसे बायो रेमेडिएशन के अंदर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ चेंज किया, गोल्डन राइस बना दिया, विटामिन ए एनरिच है ना, ईस्ट बना दिया, ठीक है, रोज ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं।
ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, यूपीएससी भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट टू एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी? बायोरेमेडिएशन टू क्लीन पोल्यूटेंट, टू क्रिएट पोलियो वायरस फ्रॉम स्क्रैच, मॉडिफाई राइस टू क्रिएट बीटा कैरोटीन, क्रिएशन ऑफ बायोफ्यूल टू कर्ब पोल्यूशन। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ दियो। सिंपल है, यहाँ पे कुछ है नहीं, ऑल ऑफ दियो इज द आंसर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लीजिए यूपीएससी क्या करती है, अगर रिसेंट ईयर के अंदर हम देखा कि वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती है। वो कहती है कि जो बहुत ज़्यादा अभी यूज़ के अंदर है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जो डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर वो दे देगी कि भाई ह्यूमन को क्रिएट करना है ना थ्रू दिस सिंथेटिक बायोलॉजी। पॉसिबिलिटी तो है, फ्यूचर की एप्लीकेशन भी है, बट क्या ये इमेंस यूज़ के अंदर है? क्या हमारे इंडिया के अंदर कितने ऐसे इंसान है जो सिंथेटिक बायोलॉजी से क्रिएट हुए? नहीं, तो वो इन प्रैक्टिस तो नहीं है बहुत ज़्यादा। उस कंटेक्स्ट के अंदर आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, पहले क्वेश्चन का अपने डी आंसर था, दूसरे का डी। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि भाई एक डी आ गया, दूसरा डी, वो तीसरा भी डी है। हमें लगता है यार ये तो पता नहीं हमसे कोई गलती हो रही है, सारे डी आंसर आ रहे हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना, आते हैं ऐसे। तो यहाँ पे अगर आपने को अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको बैक करना है, तो यहाँ पे देखो पोलियो वायरस, ठीक है, स्क्रैच से, तो ये उसी का मैंने आपको थोड़ा सा कटिंग वहाँ पे दिखाई है कि ये हो चुका है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरे यहाँ पे वेरी फ्यू बसेस एक्सेसिबल टू डिसेबल। चलिए यहाँ पे पहले बात करते हैं डेटा, क्योंकि हम मेंस के लिए यूज़ करेंगे, इतना ज़्यादा इधर प्री के अंदर पूछा नहीं जाता। हाँ, बेसिक पूछा जाएगा। सुगम्य भारत अभियान, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस डिपार्टमेंट ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाई कि जो डिसेबल हैं उनके लिए क्या बसेस इतनी एक्सेसिबल हैं, क्योंकि अलग अलग उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उनके लिए भी रैंप वगैरह हैं बिल्डिंग के अंदर, है ना। ये सारी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर इन्होंने ये प्रोग्राम सेटअप किया। इसके 3 पिलर बना दिए। एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे बोला कंडक्टिंग एक्सेसिबिलिटी ऑडिट एटलीस्ट 25 to 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग, इसका हम ऑडिट करेंगे। कन्वर्टिंग 50% ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इनटू फुली एक्सेसिबल, और ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग 50% हमने टारगेट रखा है, कब तक? जून 2022 तक, कि हम इनको एक्सेसिबल बनाएं कि वो लोग भी वहाँ पे जा पाए। मतलब रैंप वगैरह आपने सेटअप कर दिया उनके बैठने के लिए, टॉयलेट फैसिलिटी, वो सारा उसके अंदर सेटअप कर दिया। इसके अलावा 50% रेलवे स्टेशन, ठीक है, 25% गवर्नमेंट ओन पब्लिक, देन 50% गवर्नमेंट वेबसाइट्स एक्सेसिबल हों, 50% ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट, वो उनके पढ़ने के लायक हों, उस हिसाब से हों। 25% ऑफ पब्लिक टेलीविजन प्रोग्राम, है ना, ये भी उनके अंदर वहाँ पे हेल्प करे। तो अलग अलग टारगेट है। तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्या करना है, आपको पिलर वाइज नहीं देखना, आपको 50% अलग कर लेने कि 50% किस किस के अंदर होगा एंड 25% किस किस के अंदर होगा। बस अपना काम हो गया, इससे ज़्यादा हमें जाना नहीं। तो ये गवर्नमेंट ने अभी ऑडिट हुआ, यहाँ पे ऑडिट वहाँ पे लिखा था, तो इसने बोला कि हाफ ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग जो हैं आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एक्सेस, जो ऑडिट है मेड एक्सेसिबल, तो इतनी एक्सेसिबल हुई है। तो यहाँ पे अगर देखें 48.5% जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ठीक है, जो टारगेट कितना था 50%, तो इतनी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला हुई है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के रेलवे स्टेशन है, उसके अंदर भी बात हुई। 8.73% गवर्नमेंट ओन बसेस, तो बहुत ही कम है जो परसेंट है, ये हुई है, ठीक है। डेडलाइन यहाँ पे जून 2022। तो प्री के कंटेक्स्ट के अंदर आपको याद ये रखना कि वो बोलेंगे गवर्नमेंट ने 100% टारगेट इसका अचीव कर लिया, नहीं हुआ। मेंस के लिए आपको, हाँ, मेंस के लिए आपको ये यहाँ पे 1-2 स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखनी है जब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे कोड करने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू सुगम्य भारत अभियान। नाम देखो ऐसा आएगा, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, बहुत ही कम चांसेस है यूपीएससी नाम लिखे। इट इज अ नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट फॉर डेवलपिंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। सेकंड है द एक्शन प्लान एंड टारगेट ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंचियन स्ट्रेटजी। थर्ड है राइट ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी डिफाइंस पब्लिक बिल्डिंग एज गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल्डिंग यूज्ड और accessed by public at large. The answer is D. Again, third one is also D. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड, इंचियन स्ट्रेटजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस, है ना। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ये अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के वहाँ पे जाओगे तो ये वहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि पब्लिक बिल्डिंग का मतलब क्या है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पब्लिक, मतलब ऐसा नहीं कोई घर है किसी का तो वो आप पब्लिक बिल्डिंग थोड़ी बोल सकते हो, चाहे प्राइवेट है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको पब्लिक बिल्डिंग ही यहाँ पे बोला जाता है। बेसिकली पब्लिक सेंट्रिक बिल्डिंग, अगर मैं करेक्ट इसको बोलूँ तरीके से, ठीक है, तो वो उसको बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
सिंपल है ये क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन मुंबई के अंदर होगा, तो बहुत सालों बाद देखो इंडिया के अंदर हो रहा है, चांसेस है कि भी फ्यूचर के अंदर इंडिया की और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, हो सकता है हमारे यहाँ पे ओलंपिक भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम जो लास्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया था 1983, तो इतने सालों बाद अब यहाँ पे हो रहा है। 82 मेंबर थे जो एलिजिबल थे, वोटिंग जिन्होंने की 75%, जो 75 जो इंडिया के फेवर में थे, बताओ, है ना, इतनी बड़ी सपोर्ट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके बारे में हमें रिसेंटली हमने 4 फेब को ये आर्टिकल पढ़ा था, वही आर्टिकल है दोबारा। नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये बनी थी और ये रेगुलर वगैरह जो गेम्स है उनको करवाती है, इसके अलावा डिसाइड करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेंबर जो है पहले जब आता था वो पूरी लाइफ के लिए उसका मेंबर रहता था, लेकिन उसके बाद इसकी लिमिट कर दी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो ज़्यादातर साल के अंदर मिलता है, प्रेसिडेंट है 8 साल की टर्म है, 6 मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, एंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पैसा क्या कंट्रीज पे करती है, नहीं, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वो बोलते हैं प्राइवेटली फंडेड है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, जब ओलंपिक आता है वो कितना ज़्यादा कमाते हैं वहाँ से, टॉप परफॉर्मेंस, मार्केटिंग राइट, अदर राइट्स, ये वो सारा मिला के इनके पास पैसा आता है। और 90% जो एथलीट है उनकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, 10% अपने ऑपरेशन के ऊपर खर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। द ऑनर ऑफ होल्डिंग ओलंपिक गेम्स इज इंटरेस्टेड ऑन द सिटी, not to a country. Third है, the IOC members are representative of their country's delegate within IOC. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेचीदा मतलब मैं बोलूँगा स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आ सकती है आपको। द करेक्ट आंसर इज 1 और 2। ठीक है, ये सिटी के ऊपर होता है, कंट्री के ऊपर नहीं, कि जिस भी सिटी के अंदर ये होस्ट होगा। अब यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो ये दो स्टेटमेंट हमने पहले भी की हुई है, 4 फेब को एक क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, ये वही है, लेकिन थर्ड यहाँ पे चेंज है। ठीक है, थर्ड चेंज है, इसका आंसर कहाँ से मिलता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उन्होंने IOC मेंबर के बारे में ये लाइनें लिखी हुई हैं, 2 लाइनें हमने पढ़नी है। इन्होंने बोला IOC मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द IOC इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, मतलब IOC के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नॉट देयर कंट्रीज डेलीगेट। ठीक है, विद इन IOC, कि वो यहाँ पे बैठे हैं तो अपनी कंट्री के डेलीगेट नहीं है कि हमारी कंट्री के लिए ये कर दो, हमारी कंट्री के अंदर करवा दो। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे ये वाला जो है कहाँ गया, कंट्रीज डेलीगेट नहीं, ये नहीं, तो ये करेक्ट क्लियरली वहाँ पे लिखा है, तो 2 लाइनें हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली। 5th क्वेश्चन देखिए, जो पहले करना चाहते हैं स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू गेको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट्स आर्मी टैग। रिसेंटली दोस्तों हर्पेटोलॉजिस्ट जो लिजर्ड वगैरह एम्फीबियन की स्टडी करते हैं, उन्होंने एक रिसेंटली गेको जो है बेंट टोड गेको, ठीक है, यहाँ पे न्यू स्पीसीज फाउंड की है जो मेघालय के अंदर, इससे पहले मिजोरम के अंदर भी आई थी। ठीक है दोस्तों, मिली थी। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सिर्टोडेक्टाइलस एक्सर्सिटस। एक्सर्सिटस होता है आर्मी, तो आर्मी को ऑनर की गई है। इसके अलावा आपको ये याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर काफ़ी 16 के करीब स्पीसीज हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, गेको जो कैमोफ्लेज भी करती है प्रेडेटर से बचने के लिए, है ना, अगर आप देखोगे जो पेड़ है, पेड़ की जैसे ही कलर उसका हो जाता है। बाकी सारे कॉन्टिनेंट के ऊपर पाई जाती है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसकी टेल है उसको भी शेड कर देती है ना, अगर उसको थ्रेट हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं उसके। क्वेश्चन देखिए, गेकोज आर रिप्टाइल्स एंड आर फाउंड ऑन द ऑल कंटिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। इंडियाज आर्मी बेंट टोड गेको कैन बी फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। According to International Code of Zoological Nomenclature, you can name a species after yourself. 1 and 2, 1 and 3, 3 all of you. चलिए दोस्तों, so the third statement is important statement, logical statement. The answer is 1 and 2. You cannot name a particular species after yourself. मान लीजिए अपने नाम पे, एक तो आप जैसे ओबामा के नाम पे पता नहीं कितनी स्पीसीज के नाम रखे गए, एक तो फेमस होना चाहिए बंदा तब आप रख सकते हो, दूसरा स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिसने नाम रखना है, तो वो फिर पूरा हालांकि इसका बहुत अलग प्रोसीजर होता है कि नेमिंग करनी होती है, पहले आपको स्पीसीज को रजिस्टर करवाना है, वहाँ पे लिखना है, उसके अंदर आएगा। ठीक है, दुनिया पढ़ेगी, बाकी भी जो भी रिसर्चर है वो पढ़ेंगे, उसके अंदर अलग फीचर हैं तभी वो अलग स्पीसीज आती है। उसके बाद आप जो लोकल नेम वगैरह रखना है किसी फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर रख सकते हो। अगर आपने अपने नाम से रखवाना है तो अपने कोई दोस्त हो जो उसके अंदर काम करता हो उसको आप बोलो, वो आपके नाम पे ऊपर रख सकता है। बहुत से पास्ट के अंदर बहुत से एक फेमस पर्सनालिटी, मैं नाम भूल गया उसका, उसने अपने कोलीग वगैरह उसने कोई छोड़ा ही नहीं, सभी के नाम ऐसे रखे स्पीसीज के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, लेकिन आप खुद अपने नाम पे नहीं रख सकते, तो आपको दूसरे कहना पड़ता है छुप के कि भाई रखते। ठीक है दोस्तों, रूसा स्कीम
ये 2026 तक अभी पीआईबी के ऊपर आर्टिकल आया था, उन्होंने बोला 2026 तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। रूसा बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गवर्नमेंट सेंटर से पैसा देती है, उसके बाद स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल वगैरह उसके पास पैसा जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टेट के अंदर है वहाँ पे पैसा जाता है। बेसिकली हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनको अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमने ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। तो सेंट्रली फंडेड है तो, लेकिन पूरा सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके अलावा जो अभी एक्सटेंशन दी है ये स्पेशली फोकस करना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया जो है ना, नक्सलाइड एरिया हो गए जहाँ पे एनरोलमेंट रेशो बहुत कम है, इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उन सभी एरिया के अंदर फोकस यहाँ पे करने की बात की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू रूसा। ठीक है दोस्तों, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट प्राइमरी स्कूल्स। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट वाज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 1 and 2, 2 and 3, 1, 3 ऑल ऑफ यू। जिसने अभी आर्टिकल को ध्यान से सुना उसके लिए कोई इसके अंदर डिफिकल्टी है ही नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, हायर एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे बात होती है। 7th क्वेश्चन दोस्तों, जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं बाकी यहाँ पे आएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि भाई ऐसे आर्टिकल क्या होता है कि हम जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ टॉपिक के ऊपर फुल नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, थोड़ी सी होती है, तो ऐसे के ऊपर टॉपिक आ जाता है, अभी क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट वहाँ पे उसी हिसाब से मैंने इसको रखा हुआ है कि आपके प्री के अंदर अच्छा मार्क्स आ जाएगा। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, FIR रजिस्टर करवाते हैं। जैसे FIR रजिस्टर करवाई, कोई मान लीजिए पर्सन आया, उसने ओरली बोला पुलिस ऑफिसर को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो पुलिस ऑफिसर उसको लिखेगा, उसके बाद उसके साइन करवाएगा और उसको एक कॉपी देगा। ये तो चलो हुआ, लेकिन ये डिफाइन नहीं है, IPC के अंदर डिफाइन नहीं है, CRPC के अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस सेक्शन 154 ऑफ CRPC के अंदर इसको रजिस्टर करती है। कैसे करती है, वो क्या करती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको कॉपी मिल जाती है। लेकिन 3 इसके एलिमेंट है, मस्ट रिलेट टू कमीशन, ठीक है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है दोस्तों, राइट आप राइटिंग के अंदर दे सकते हो या ओरली, है ना दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे साइंड, वो बंदे के साइंड होने चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, उसका उल्टा, क्या आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के। कंप्लेंट FIR, कंप्लेंट करता है कोई आके, पुलिस क्या करती है उसके अंदर थोड़ी सी स्टडी करती है, फिर उसके बाद FIR स्टार्ट जो रजिस्टर करती है। ठीक है दोस्तों, ये उसके अंदर दोनों के अंदर फर्क है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अगर तो हैं, FIR फिर कैसे होगी। मान लीजिए कोई पर्सन गया FIR करवाने, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो बोलेगा मजिस्ट्रेट के पास जा, वहाँ पे ऑर्डर आएगा, उसके बाद ये सारा काम होगा। ठीक है दोस्तों, सो नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, उसके पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। 0 FIR क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसे एरिया के अंदर FIR करवाई जो उसकी एरिया के अंदर नहीं आता, वो बोलता है कि वो दूसरे पुलिस स्टेशन का केस पड़ता है, तो उस एरिया के अंदर उसको रजिस्टर किया जाता है जहाँ पे 0, उसको बोला जाता है 0 FIR। उसके बाद ये FIR उस एरिया के अंदर भेजी जाती है, वहाँ पे इसको बाद में रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। Consider the following statement in context to first information report. The term first information report is not defined in IPC or CRPC. No police officer shall investigate a non-cognizable case without order of magistrate. It must be given in writing or to the head officer police station. 1 and 2, 2, 1 and 3 all of you. यहाँ पे और नहीं है, इसको काट देना। ठीक है जी, चलिए, तो आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लो, 1 and 2 इज द राइट आंसर। थर्ड है, इट मस्ट बी गिवन इन राइटिंग, राइटिंग ओरली और राइटिंग। ठीक है, इन राइटिंग जो जैसे मर्जी आपका मन करता है आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है जी, तो उसके अंदर मैं करेक्शन करवा दूंगा अभी PDF के अंदर, PDF आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको हमने क्लियर कर लिया। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि हमने काफ़ी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं और बेसिक को टच कर रहे हैं, साथ साथ में करंट अफेयर को भी टच कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।